शशि गुड आ गए आफ्टरनून मैम। आप? हाँ, यस, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी मैम। ठीक है। चलो क्लास को शुरू करते हैं। जी मैम। कल मैंने आपको 8th यूनिट शुरू कराई थी, उसको आज मैं शॉर्ट नोट्स में एक बार आपको आगे पढ़ा रही हूँ और कंप्लीट कराती हूँ। उसमें कुछ पॉइंट रह जाएगा, वो मैं देख लूँगी। सबसे पहले था प्राथमिक शिक्षा के लिए टीचर को तैयार करना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून आरती। फिर से भूल गए गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, टाइम क्या हो रहा है? मैम स्कूल में भी गुड मॉर्निंग रहता तो फिर वही निकलता है मुंह कोई से। बात नहीं, चलो आ जाओ। कल जो मैंने यूनिट आपको पढ़ाई थी उसके आज मैं शॉर्ट नोट्स में पढ़ा रही हूँ, ठीक है? प्राथमिक शिक्षा के लिए जो टीचर्स थे उनको रेडी करना था, उनकी स्थितियों को। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पाठ्यचर्या में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नवीनीकरण। जो भी चेंजेस होने हैं पाठ्यचर्या में वो परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। समावेशी शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चों के संवेदनशील बनाया जा सके। रटन प्रणाली से सृजनात्मकता की ओर, जो रोट लर्निंग है उससे बच्चे क्रिएटिविटी की ओर जाएं। बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाए। बच्चे का एनवायरमेंटल और बच्चे का जो भी समुदाय का समग्र विकास है वो डेवलपमेंट होना चाहिए उसका। सामुदायिक भागीदारी के बढ़ने से शिक्षकों की स्वतंत्रता व जवाबदेही में बढ़ोतरी। जितना भी इन्वॉल्वमेंट है, जितने भी एजेंसीज यहाँ पे इन्वॉल्व कर रही हैं, उससे क्या होगा, शिक्षकों की स्वतंत्रता व जवाबदेही में बढ़ोतरी। जो टीचर्स हैं उनको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ाना होगा और हर चीज़ का जवाब देना होगा जो सामुदायिक जो लोग उनसे पूछेंगे कुछ। विवेचनात्मक अध्यापन पर बल। पेडागोजी रिलेटेड जितना है वो फोकस किया जाएगा कि बच्चे को पेडागोजी सिखाई जाए। जब से 2011 वाली पेडागोजी सीटेट आया तब से क्या है, बच्चे को पेडागोजिकल पढ़ाया जाए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 था उसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो हमारा एनवायरनमेंट है बच्चे को उससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया जाए, और इसे फॉलो किया गया था NCF 2005 में। नेक्स्ट, शांति की शिक्षा। बच्चे को बहुत शांति के साथ पढ़ाना है, कोई हिंसात्मक कुछ भी नहीं सिखाना है। बच्चे को पर्यावरण, सांस्कृतिक, राजनीतिक इन सब चीज़ों से कनेक्ट करते हुए शिक्षा देनी है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। समाज के अनुरूप कौशलों को विकसित करना है। शैक्षिक प्रावधान जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में प्रस्तावित है और प्रारंभिक शिक्षा के रूप में आपके लिए प्रत्यक्ष रूप में संगत है। ये दो प्रकार के थे, एक तो सेवा पूर्व प्री सर्विस ट्रेनिंग जो DLED डाइट करा रही थी, और एक था सेवाकालीन अध्यापक, विद्यालय अध्यापकों का अभिमुखीकरण PMOST था, और सेकंड था SOPT, सेवाकालीन और सेवा पूर्व थे। पाठ्यचर्या के अब जो ये PMOST था इसकी फुल फॉर्म प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ये 86 से 90 तक चला था, NCERT के द्वारा चलाया गया था। और SOPT का स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए प्रोग्राम था, ये 93 और 94 में NCERT द्वारा चलाया गया था, और यशपाल समिति की सिफारिश पर इसको चलाया गया था। अब आ जाता है सेवा पूर्व प्रशिक्षण, जो प्री प्राइमरी से है, वो 3 लेवल पर है आपका। प्री प्राइमरी लेवल पर है, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल। मैंने आपको बताया था जब BTC करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में प्राइमरी लेवल में पढ़ाना होता है, 4th सेमेस्टर में जाके सेकेंडरी लेवल पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे बच्चों को वो आगे चल के जब उनकी जॉब लगे तो वो पढ़ा सकें। अब सेवाकालीन प्रशिक्षण, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 स्टार्ट किया था इसने, PMOST प्रोग्राम, और इसका जो एम था वो प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करना था, ठीक है। और इसमें क्रियात्मक शोध करने थे। क्लासरूम जो हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए। वेट,
यस, जो इसमें जो क्लासरूम है वो अट्रैक्टिव होने चाहिए। मैंने आपको बताया था जितना भी क्लासरूम होगा उसका बैकग्राउंड कलरफुल होना चाहिए। उस पे हो सकता है ABCD लिखी हो, SNR लिखी हो, मतलब बच्चे को क्लास में आने पे एक अट्रैक्शन हो कि हाँ भाई मेरी क्लास बहुत सुंदर है। मतलब जो टेबल चेयर थे वो भी बहुत कलरफुल होने चाहिए थे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी थी। बच्चे को बाल केंद्रित मान के पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स अपनी अपनी बोल रहे, बच्चे को समझ आए। बेटा शोर आ रहा है, म्यूट कर दो क्लास में, जिसका भी माइक अनम्यूट है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी है। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी है। शिक्षा जो है वो क्वालिटेटिव हो, ऐसा नहीं है क्वांटिटी में पढ़ा दिया गया है, इसलिए क्वालिटेटिव होनी चाहिए। ये जो प्रोग्राम चला था 10 डेज़ के लिए चला था, 10 डेज़ के लिए चलता था, साल में एक बार चलता था और 1986 से 1990 तक चला था। NCERT द्वारा SCERT के सहयोग से चलाया गया था। NCERT ने तो चलाया था लेकिन स्टेट के सपोर्ट से इस प्रोग्राम को चलाया था। जो भी टीचर्स को ये मटेरियल देना था 10 डेज़ में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पेडागोजी क्या होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले भी डिस्कशन होता था और कंप्लीट करने के बाद भी इस पर चर्चा होती थी कि इस प्रोग्राम में टीचर से रिलेटेड क्या कमी रह गई है, बच्चों के विकास के लिए हमने टीचर्स को ट्रेनिंग देने में क्या कमी रखी है। तो इन कमी को पूरा करने के लिए फिर नेक्स्ट ईयर 10 डेज़ का प्रोग्राम उन टीचर्स को दिया जाता था। SOPT जो है आपका, इसका एम क्या था, स्टार्ट मिनिमम लर्निंग लेवल स्टार्ट प्रोग्राम हुआ था प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हुआ था, चाइल्ड सेंट्रिक हुआ था और गिव ट्रेनिंग 4.5 लाख टीचर्स एवरी ईयर। इसमें क्या था, हर साल 4.5 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी थी। और जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे थे उनके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना था। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो हैंडीकैप थे, स्पेशल टीचर्स को अपॉइंट करना था जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस हो, अनुभवी टीचर्स हों। तो सबसे पहले इसके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया था NCERT ने। उसके बाद उन टीचर्स को अपॉइंट किया था जो पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ट्रेंड है। नेक्स्ट, सामान्य अध्यापकों की मदद से CSWN के लिए ट्रेनिंग टीचर्स देना। ऐसे अध्यापक जो विशेष विद्यालयों में नियुक्त थे, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप से ट्रेंड थे। कुछ ट्रेनिंग संस्था होती हैं, जैसे आपका इसमें आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप। तो ऐसे बच्चों के जो हैंडीकैप बच्चे थे वहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे थे। तो जब हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन क्लास चलेगी तो वहाँ से उन टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रशिक्षण के लिए कुछ संस्थागत सुविधाएं दी गई सेंट्रल लेवल पर। सबसे पहले थी NCERT, सेकंड न्यूपा, थर्ड CIEFL थी, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद था। नेक्स्ट थी 1969 में CIIL मैसूर में। इसका मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ना पूरा एक लिंक शेयर किया है पेज, उसको आपको लर्न करना है। ये मैंने इसमें 4 लिखी है, उसमें 8 या 9 है, वो पढ़ लेनी है आपको। जो भी आपकी संस्थाएं, इनके ईयर, इनके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, और ये सारी सेंट्रल लेवल की हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है NCFTE। ये NCF के बाद आया था 2009 में, 2 स्टेजेस को लेकर आया था। इसमें स्टेज 1 थी कि जो प्राइमरी के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी है। सेकंड, जो 6 to 8 के टीचर्स हैं माध्यमिक स्तर के, उनको ट्रेनिंग देनी है। स्टेज 1 के लिए हमारा विषय वस्तु होना चाहिए, पाठ्यचर्या संचालन होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। सिद्धांत में आपकी पेडागोजी एनालिसिस होना चाहिए, प्रायोगिक क्रियाकलाप, अध्यापकों की शिक्षण भूमिका होनी चाहिए। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, लेकिन ये मैं आज शॉर्टकट में रिवाइज करा रही हूँ आपको। यस, अगर मैं बात करूँ मूल्यांकन क्या है, प्रयोजन यह मालूम करना कि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। मतलब मैंने आपको बताया था एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच जो ठीक हुआ है कि वास्तविक में क्या था और हमें स्टैंडर्ड क्या करना है, इनके बीच अगर कुछ कमी रह गई है, गैप रह गई है, तो उसका मूल्यांकन करना कि वो हमने उद्देश्य प्राप्त कर ली है या नहीं करे। तो मूल्यांकन ये हुआ।
अब मूल्यांकन के जो टूल्स हैं, उपकरण है, वो क्या क्या हो सकते हैं? कागज पेंसिल का परीक्षण करना, मौखिक परीक्षाएं लेना, या फिर चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, प्रेक्षण क्रम मापन। मतलब बच्चों के, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है, उसके बाद हमें ये कुछ ट्रिक्स अपनानी थी। या तो बच्चे से मौखिक परीक्षाएं ले ली जाएंगी, या कागज पेंसिल, पेन पेपर पेंसिल टेस्ट ले लिया जाएगा, या कुछ इस रेटिंग स्केल्स के थ्रू बच्चों का इवेल्यूशन कर लेंगे हम। स्टेज 2 में था, यहाँ पर स्टेज 2 की बात ध्यान रखनी है। स्टेज 2 आपके इम्पोर्टेंट है, और किस में इम्पोर्टेंट है? ये आपका जो NCFTE है, 6 to 8 के लिए बात हो रही है, जिसमें यहाँ पर पियाजे द्वारा विकास की स्थूल सक्रियात्मक अवस्था से अमूर्त तर्क प्रक्रिया तक का क्रमिक परिवर्तन अध्येताओं की परिपक्वता से मेल खाते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होना चाहिए। मतलब बच्चे का क्या है, जो विकास हो रहा है, क्रमिक विकास, जो परिवर्तन हो रहा है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सक्रियात्मक अवस्था से अमूर्त अवस्था की तरफ होना चाहिए। मतलब पहली अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ होना चाहिए। ये नहीं है बच्चा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मतलब आगे की ओर ही बढ़े बच्चा। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति, अगर हम अभी बात करें, अभी करंट बात, तो टीचर्स को ट्रेन करना है, उसके बाद टीचर्स को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड हो रही है। लेकिन पहले क्या होता था, टीचर्स, जो बच्चा टीचर बनना चाहता है, उसने 12th पास की, 2 साल का डिप्लोमा किया या ट्रेनिंग ली, और उसके रिक्रूटमेंट हो गया, या फिर उसने 10th पास की, 2-3 साल का ट्रेनिंग ली, और उसको रिक्रूट कर लिया गया। लेकिन अभी क्या है, DLED की अगर मैं बात करूं, 2 ईयर प्रोग्राम है, इसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, और इसमें प्राइमरी लेवल्स के टीचर्स बनते हैं, जो प्राइमरी लेवल पर 1st to 5th को पढ़ाते हैं। और कंप्लीटेड, जिन बच्चों ने 12 वर्ष का अपना स्कूल प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, वो DLED कर सकते हैं। अब आपको ये 4 पॉइंट बिल्कुल याद होने चाहिए। 2 ईयर प्रोग्राम है, 6 मंथ की इंटर्नशिप है, और प्राइमरी लेवल के लिए ये 1st to 5th के लिए पढ़ाते हैं। 12 वर्षीय योजना जो स्कूलिंग की है, वो उसने कंप्लीट कर ली हो, ठीक है। ये आपके NIOS मॉड्यूल में सेम ऐसे दिया हुआ है, मैंने सेम ऐसे लिख दिया है, वरना इसमें 12 जो 1st to 12th है वो, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद DLED आता है, लेकिन इन्होंने ऐसे दिया हुआ था, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। नई पहले कुछ चीज़ों में चेंजेस हुए। तो फिर दीदी इसमें सही क्या मान्य किया जाएगा अगर एग्जाम में आता है तो? यही होगा, कंप्लीटेड 12 ईयर स्कूलिंग प्रोग्राम। हाँ, मतलब इन्होंने जो दी है वो 12 वर्ष का स्कूलिंग प्रोग्राम, ये होना चाहिए था, 12 वर्ष तक की क्लास पूरी हो जाए, उसके बाद ग्रेजुएशन, और उसके बाद DLED। अगर ये मैं बात करूँ तो ये BLED है, जो 12th के बाद होता है। ये सेम मैं आपको NIOS के मॉडल का स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, आपको टिक यही करके आना है। अगर ये आ जाता है ना, टीचर बनने के लिए योग्यता क्या क्या है, 2 ईयर का प्रोग्राम, 6 मंथ इंटर्नशिप, प्राइमरी लेवल 1st to 5th पढ़ाएगा, और 12 वर्ष की स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ इनोवेटिव, क्या बोल रहे हो? ठीक है, क्लियर है डाउट, बस यही पूछना था कि अगर ऑब्जेक्शन में आता है तो सेम यही ये जो मैंने रेडी किया शॉर्ट नोट्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, और ये आपको ऐसे ही करना है जैसा इसमें लिखा है, कुछ गलत नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, कुछ इनोवेशन हो रहा है टीचिंग में, क्लासरूम में, करिकुलम में, तो इसलिए कुछ सब्जेक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं, कुछ कोर्सेज भी न्यू आ रहा है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं एमएड की, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के विशेष प्रारंभिक शिक्षा में एमएड लाया गया। दूसरा, मुंबई में TISS में एमएड प्रोग्राम लाया गया। अगर नवाचारी शिक्षा पाठ्यक्रम की बात की जाए तो सिर्फ NIS में ये 2 नाम दे रखे हैं, TISS और JMU, ठीक है। नेक्स्ट, TISS क्या है दीदी? आप क्या बोल रहे हो? ये TISS क्या है दीदी? ये TISS मुंबई की एक यूनिवर्सिटी का नाम है, और ये एमएड, इसमें एमएड कराया गया था नवाचारी पाठ्यक्रम के साथ। मतलब एमएड नॉर्मली वाला? हाँ, जैसे यहाँ पे यूपी में चलता है ना एमएड, तो इन्होंने बोला था जब प्रोग्राम बदले गए थे, ये उस कब की बात हो रही है, 1993 की। तो ये जब प्रोग्राम आया तो इसमें जामिया में और TISS में एमएड आया था। अभी तो हम DLED की बात कर रहे थे, लेकिन नवाचारी पाठ्यक्रम लाने के लिए एमएड मुंबई में और ये जामिया में, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
और TISS का दीदी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म नहीं दी हुई है इसमें। अच्छा, हाँ, बस ये यही नाम ही सीधा दिया हुआ है हेडक्वार्टर TISS। मुंबई है। हाँ, एमएड प्रोग्राम था, मुंबई के लिए था। हो सकता है ये दो मैचिंग में आ जाए, जामिया का और TISS का। तो ये TISS मुंबई है ना? हाँ ठीक है। जी। उसके बाद आ जाता है ग्रेजुएशन। या अब यहाँ पर बात आई थी, ग्रेजुएशन करने के बाद 1 ईयर का बीएड होता है। अब इस बीएड को, होता तो 1 ईयर का है, लेकिन इसको क्या माना गया था, 2 साल का माना गया था। ठीक है, ये भी आपका सेम NIS में लिखा हुआ है। अभी मैं शेयर करूँगी स्क्रीन आपके साथ। सेकंड, जो ग्रेजुएशन लेवल का DU यूनिवर्सिटी में था, वो BLED आया था। 4 वर्षीय प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड था, वोकेशनल कोर्स था। इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी इंक्लूड थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बात हुई है मुंबई की, जामिया की और DU के BLED की बात हुई है। अगर BLED की बात करें तो यह कार्यक्रम 12th क्लास के बाद चलाया गया, जो 4 वर्ष की अवधि का है। इस कार्यक्रम में पेडागोजी के अतिरिक्त स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। अगर BLED कर रहे हो तो BLED के साथ आपको BA करना है, BCom करना है, जो भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए उसके लिए आपको उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे। मतलब पेडागोजी भी पढ़नी है प्लस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना होगा। ठीक है, ये पॉइंट। और इस प्रोग्राम की यस BLED मैम। की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी की गई है। नेक्स्ट आता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरण के लिए सेतु पाठ्यक्रम। एक ब्रिज बनाया गया, एक करिकुलम बनाया गया। यूपी सरकार एक ऐसा कार्यक्रम चला रही है जिसमें वे विद्यार्थी जिन्होंने BEd पास कर रखा है और यदि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक बनना चाहें तो 6 महीने की अवधि का एक विशेष BTC कार्यक्रम करना पड़ेगा। आपको पता है ना, अगर किसी ने BTC कर रखा है, BEd कर रखा है और उसे वो चाहिए, जॉब चाहिए गवर्नमेंट में, तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या करा था, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। अभी ये पीछे आपने देखा होगा, इसके फॉर्म भी फिल हुए थे 6 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो ये स्पेशल BTC मानी जाएगी उसकी। समझ रहे हो? मैम ये सुपर टेट में भी चलेगा क्या? इसके क्वेश्चन मतलब हाँ। क्या चीज है क्या? जो आप पढ़ा रही हैं इससे सुपर टेट में भी क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि बात ही यहाँ, एक मिनट, आपकी यूपी की बात हो रही है इसीलिए। हाँ, यहाँ पर जो बात हो रही है आपकी, मुझे भी वही लग रहा था। यहाँ पर ये जो DSSB की बात हो रही है, इसमें आपके जो पॉइंट, जैसे इसमें दे रखा है आपका जामिया का BEd MEd का, तो इसमें ये वाले पॉइंट जो यूपी गवर्नमेंट का, इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा था कि जिस तरीके से ये ट्रेनिंग एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए एक ब्रिज की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल दिया यूपी गवर्नमेंट का कि अगर BEd पास किया हुआ है और उसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है तो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको क्या माना जाएगा, एक विशेष BTC कार्यक्रम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा। अब जो सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते, या तो पंजीयन नहीं हुआ है उनका, या ड्रॉप आउट है, या अपनी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं स्कूल आ पा रहे, तो इसके लिए विमर्शी प्रक्रिया आई। विमर्शी का मतलब होता है चिंतन, किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो विमर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन बौद्धिक तथा भावनात्मक क्रियाकलाप है के लिए किया जाता है, उन्हें अनुभवों के रूप में समझ सके तथा महसूस कर सके। जो प्रॉब्लम है बच्चे के साथ उसको हम एक्सपीरियंस्ड कर सकें और बच्चे जो प्रॉब्लम है उसे महसूस कर सकें। तो ये मेंटल एबिलिटीज़ और इमोशनल दोनों लेवल पर हमें इसको समझना पड़ेगा। विमर्शी प्रक्रिया की उत्पत्ति, जॉन डेवी का नाम सुना होगा आपने, 3D मॉडल दिया है। जॉन डेवी प्रथम शिक्षाविद थे जिन्होंने सुझाव दिया कि अध्यापक अपने व्यवसाय को विमर्शी चिंतन की सहायता से सुधार सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जॉन डेवी जो एक अच्छे शिक्षाविद थे, विद्वान थे, उन्होंने क्या बात कही थी कि जो अध्यापक है वो अपने जो पढ़ाने का स्टाइल है वो सोचकर उसमें चेंजेस कर सकता है, सोचकर उसमें बातचीत करके उसमें सुधार ला सकता है। 1993 में इन्होंने डेवी ने क्या कहा था, ये एक सक्रिय क्रिया है, विमर्शी चिंतन जो है एक सक्रिय क्रिया है, लगातार तथा ध्यानपूर्वक किया गया जो भी कार्य है वो चिंतन कहलाता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं लगातार ध्यानपूर्वक और पॉजिटिव कर रहे हैं उस काम को, तो एक चिंतन है। अब इन्होंने चिंतन जो है वो 3 तरीके का बताया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
जॉन डीवी ने विमर्शी चिंतन जो है वो 3 तरीके का बताया, खुली मानसिकता वाला, उत्तरदायित्व और एक निष्ठता। अगर मैं खुली मानसिकता की बात करूं तो पूर्ण सूचना प्राप्त करना, नए विचारों को स्वीकार करने तथा सम्मिलित करने के लिए तत्पर है। सबसे पहले वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करेगा, उसके बाद उसमें जो भी कमियां हैं उससे रिलेटेड उनसे विचार डिस्कशन करेगा, अपने आप से बातें करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। खुली मानसिकता वाला बंदा जो होगा। नेक्स्ट, अगर मैं उत्तरदायित्व की बात करूं, उन प्रभावों को समझना जो किसी के अध्यापन के फलस्वरूप बच्चों पर पड़ते हैं। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है उसके बाद दिक्कत आ रही है या कोई डिसेबिलिटी या फैमिली प्रॉब्लम है, उससे जो बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है एक निष्ठता। किसी कार्य को करने में उत्साह का प्रदर्शन करना, अच्छे अध्यापन के लिए जिज्ञासा तथा उत्साह अनिवार्य विशेषताएं होती है। मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना उसमें बेस्ट, अपना बेस्ट देना और चूज अल्टरनेटिव ऑप्शन ना, एक ऐसा ऑप्शन चूज कर लेना जो बेस्ट रहे और उसमें जिज्ञासा रखना और उत्साह के साथ अनिवार्यता, मतलब एक कार्य के रूप में करना, ये इसकी विशेषता है। ये तीनों आपको क्लियर है। इसमें क्वेश्चन भी बन जाता है। खुली मानसिकता, इसमें डेफिनेशन दे देंगे कि ये खुली मानसिकता है या उत्तरदायित्व है या एकनिष्ठता है या इनमें से कोई नहीं है। तो जहाँ पर पहले इंफॉर्मेशन रिसीव होगी उसके बाद कुछ चिंतन किया जाएगा, वो खुली मानसिकता होगी। उत्तरदायित्व वो होगा सिर्फ जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम समझेंगे और बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है उसे एडजस्ट करा देंगे। एक निष्ठता में एक्साइटमेंट होगी, स्टडी करेंगे और बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। बच्चा जो है हमारा जिज्ञासु होना चाहिए, ये है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विमर्श क्या है? फीलिंग विद इमोशंस। विमर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को पुनः प्राप्त करते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, मनन करते हैं तथा इनका मूल्यांकन करते हैं। देखो, अभी मैं आपसे बात करूं, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अब लास्ट में आपने कहा, शुरू में बोला कि आप फिर से शॉर्ट नोट से पढ़ाने लगो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और हमें उससे जल्दी समझ आता है। तो मैंने ना इसके लिए मनन किया, क्या ये सही कह रहे हैं बच्चे? क्या मुझे इनको इसमें ज़्यादा डीप में लिखना है? क्या इनमें बच्चे को कौन सा पॉइंट छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना? वहाँ तो मैं आपको सब पढ़ाती चल रही थी। तो ये एक चिंतन है, अपना आप से मन में बात करना, मनन करते रहना। और उसके बाद मैंने आपको पहले पढ़ाया, फिर अब पढ़ाया और आज पढ़ाया। तो इसके बाद एक इवैल्यूएशन कर लेना कि मूल्यांकन करना, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ गैप है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। तो ये आएगा फीलिंग विद इमोशंस। ठीक है। विमर्श की एक डेफिनेशन भी आ जाती है। विमर्श को जॉन डुई लाए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विमर्श का मतलब चिंतन है, 3 घटक हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अनुभव की ओर प्रत्यागमन। मतलब अब एक्सपीरियंस के बाद हम वापसी कर रहे हैं, हमें कहीं से एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, बेकार हो गया, उसके बाद हम फिर उसी स्टेज पे जा रहे हैं। मुख्य घटनाओं को याद करना, उनका विवरण करना और प्रस्तुतिकरण करना। एक्सपीरियंस के बाद जो हमारे साथ हुआ उनको हम लर्न करेंगे, रिपीट करेंगे या उनके बारे में सोचेंगे या प्रेजेंट करेंगे या उनसे अलग चलेंगे। तो ये अनुभव की ओर प्रत्यागमन मतलब वापसी करना। ये आपको ध्यान रखना है कि ये अनुभव जो है हमारा एक्सपीरियंस है, उसकी तरफ अगर हम एक्सपीरियंस के बाद वापसी कर रहे हैं तो हमें कुछ पास्ट में जाना। नेक्स्ट आता है भावनाओं के साथ जोड़ना। सहायक भावनाओं का प्रयोग करना तथा बाधक भावनाओं को दूर करना। जो हेल्प है, जो सपोर्टिव हमारे साथ बंदे हैं, जो हमारे साथ, अगर कोई बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रहा, उनके साथ एज ए सपोर्टर, एज ए फैसिलेटर खड़े रहना है उनकी फीलिंग्स के साथ। लेकिन बाधक जो हमें बाउंड कर रहे हैं, उन भावनाओं से हमेशा दूर हो जाना। भावनाओं के साथ जुड़ना 2 तरीके हो गए, एक के साथ कनेक्ट होना है और एक से अलग होना है। अनुभव का मूल्यांकन। अब जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है जिससे हमें सकारात्मक और नकारात्मक वे में जोड़ना है, हाँ, इमोशनली एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ जाएगा आपका। पॉजिटिव हमेशा जुड़ के चलना है, निगेटिव भी दूर रहना है। नेक्स्ट, जो हमारा अनुभव का मूल्यांकन है वो तो हमारा पास्ट बेसिस पे होगा, करंट के लिए होगा और फ्यूचर के लिए होगा। तो जो भी हमारा मूल्यांकन हो रहा है, जो हमारे उद्देश्य हैं, करंट में प्राप्त हुए हैं या नहीं, वर्तमान में हमें उनसे प्राप्त हुए हैं या नहीं, या फ्यूचर में होंगे, तो ये चीज़ हमें इवेल्युएट करनी है। उद्देश्य और वर्तमान ज्ञान के प्रकाश में अपने अनुभवों की पुनः जांच करना।
फिर से जब भी वैल्यूएशन की बात आएगी आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच गैप देखना है। अगर आज हमारी 8th यूनिट टारगेट है कंप्लीट करने का, नहीं हुई है तो उसका गैप देखना क्यों नहीं हुई है, समझ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है विमर्शी चिंतनात्मक प्रक्रिया की आधुनिक अवधारणा। अगर मैं आधुनिक अवधारणा की बात करूं, 1983 की बात आती है। डोनाल्ड शोबनमन नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा था नॉलेज इन एक्शन नामक, और उसने इस मुहावरे का यूज़ भी किया था कि नॉलेज इन एक्शन, ये आपको याद रखना। डोनाल्ड शोबन ने 1983 में एक बात कही थी विमर्शी चिंतनात्मकता के बारे में, नॉलेज इन एक्शन। इसके 3 मुख्य पक्ष थे: कार्य करते समय विमर्श करना, कार्य के बारे में विमर्श करना, कार्य के लिए विमर्श करना। अब आप मुझे बताओ, ये मैं 3 तब समझाऊंगी आपको, पहले इससे पहले कोई डाउट है तो ये पूछो मुझसे। हेलो, नो मैम, कोई No, डाउट ma'am. नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्क्रीन। अगर मैं आपसे बात करूँ, शोयन के अनुसार विमर्शी प्रक्रिया में 3 मुख्य पक्ष रखे गए थे: कार्य करते समय विमर्श करना, कार्य के बारे में विमर्श करना, कार्य के लिए विमर्श करना। मतलब रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। कार्य करते समय विमर्श करना, इसका अर्थ है वह विमर्श जो कार्य के घटित होते हुए होता है, अर्थात जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं और उस समय उस कार्य के विषय में चिंतन की योग्यता को कार्य करते समय विमर्श कर रहे होते हैं, वह इसे मुख्य कौशल मानता है। पूर्व अनुभवों के विषय में चिंतन करने तथा उन्हें वर्तमान स्थिति के अनुप्रयोग करने की योग्यता, अधिकतम आवश्यकताओं के बारे में, अध्यापन के ज्ञान के बारे में वृद्धि करती है। इसका अभिप्राय है कि आपके पास अध्यापन करते हुए मनन करने की योग्यता है। आप समझो, यदि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप मुझसे पढ़ दो, पढ़ते समय आप कल की बात को कनेक्ट कर रहे हो या अभी हैंड टू हैंड कुछ नया पूछ रहे हो, तो ये मनन, ये अपने मन में बात करना, और ये एक एबिलिटी है कि कार्य करते समय बात करना, जो कार्य घटित हो रहा है उससे उस वक्त डिस्कशन करना, और ये एक योग्यता होती है विमर्श करने की। रिफ्लेक्शन इन एक्शन इसे बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? इस पे केस भी बन के आ सकता है। एक बच्चे को टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और उसी बीच बच्चे को जब टीचर पर्यावरण से संबंधित कुछ पढ़ा रहा है तो बच्चे ने उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये कार्य करते समय विमर्श करना हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस मैम, कार्य के दौरान जो चिंतन होता है उसको बोलते हैं इन रिफ्लेक्शन एक्शन, एक्शन। जब हम कुछ कर रहे हैं उसी वक्त कुछ सोचना है ना, उसमें विमर्श करना, बातचीत करना। नेक्स्ट, कार्य के बारे में विमर्श करना, ऑन एक्शन, मतलब जो कार्य है उसके बारे में विमर्श करना। इसका अर्थ है कि किसी अनुभव के आरंभ होने से पूर्व और उसकी समाप्ति के पश्चात उस पर चिंतन करना, अर्थात आप अपनी क्रियाओं की सफलता तथा असफलताओं पर विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें क्या है, क्लास को पढ़ाने से पहले पढ़ना और क्लास को पढ़ाने के बाद देखना कि क्या कमी है या कुछ रह तो नहीं गया, ये चिंतन करना कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, शुरू होने से पहले भी और शुरू होने के बाद भी उसके बारे में डिस्कशन करना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। क्लियर? बताओ, समझ आ रहा है ना? श्वेता भी न्यू क्लास में है, उन्हें आ रहा है? यस मैम। आरती, शशि, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्य के लिए विमर्श करना। यह उस समय होता है जब चिंतन के आधार पर प्राप्त ज्ञान भविष्य में की जाने वाली क्रिया को प्रभावित करता हो। इस संदर्भ में सुझाव है कि आप अपने अध्यापन के विषय में प्रोएक्टिव हैं। मतलब एक वर्ड आता है प्रिडिक्शन करना, प्री फॉर्मुलेट करना, फोरकास्टिंग करना, पूर्व अनुमान लगाना। सपोज करो आपका जुलाई में एग्जाम है और आप अभी से पढ़ रहे हो, आपने जुलाई में जो प्रीवियस ईयर है वो भी सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप ये देख रहे हो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है इस चैप्टर से,
लास्ट टाइम ये हुआ था तो इसके बाद ये हो सकता है, ऐसा सोचना। जो फ्यूचर के लिए प्लान करना, जो हम काम कर रहे हैं वो फ्यूचर की क्रिया, फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में वो इफेक्ट होगा। क्लियर? जो हम पे नॉलेज है वो अपने फ्यूचर के लिए यूज करना। यस मैम। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चिंतन विमर्श की विधियां हैं। इसमें 2 विधियां दी गई हैं। फिर ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहली जो विधि है, आप किसी घटना विशेष को रिकॉर्ड करना चाहेंगे क्योंकि आप यह सोचते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण या विवेचित है। सबसे पहले बात ये आ जाती है, अगर मुझे लग रहा है ना कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या पॉइंट है, करंट अफेयर है, ये हो सकता है एग्जाम में आए, तो मैं उसे कहीं ना कहीं नोट कर लूँगी। तो सब क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्ड तो हर कोई रखता है, चाहे वो स्टडी का हो, क्लासरूम का हो, टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें बच्चा कौन सा रिप्लाई कर रहा है, बच्चा शांत है, पहले कैसा था अब कैसा था, उसको एनालिसिस करने के लिए चिंतन की विधियां हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि उस अवस्थिति, आपकी भूमिका, आपकी कार्यवाही का परिणाम और उस घटना या स्थिति पर अपने चिंतन का ब्यौरा लिखे। जो हमने देखा उसके बाद हम कुछ रिजल्ट चाह रहे हैं उस घटना से संबंधित, तो उस पर हम डिस्कशन करें और अपने उस चीज़ के बारे में लिखें। तो इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है 2 तरीके से। सबसे पहले एक वृत्तांत मतलब व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन। ये उत्तम पुरुष में लिखी किसी अनुभव या घटना की कथा है जिससे व्यक्तित्व तथा व्यावसायिक विकास के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। जो आपका वोकेशनल डेवलपमेंट है, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट है, और जो किसी व्यक्तित्व से रिलेटेड है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। समझ लो, उसके बीच एक संबंध जो स्थापित किया जा रहा है वो लिखा जा रहा है। एक टीचर जॉन डुई है या आपकी मारिया मोंटेसरी है, उसके बारे में हमने लिख दिया कि उसने क्या किया है, ये कहा है कि किंडरगार्टन होना चाहिए, बच्चा मुझे दे दो, मैं उसको ऐसा बना दूंगी, ये सब। तो ये वृत्तांत है, ठीक है। एक विमर्शी दैनिकी, रोज नामचा मतलब एक जर्नलाइजिंग करना। यदि यह किसी घटना या अनुभव के प्रति अनुक्रिया है जिसे विभिन्न रूपों में देखा गया है और जिसमें उस अनुभव को अन्य अनुभवों और उस स्थिति के अधिगम के साथ जोड़ा गया है। इस बात का भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपको क्या सीखने की आवश्यकता है और आप अपने पहचानने गए अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। जो घटना हो चुकी है और जो हम विभिन्न रूपों में देख रहे हैं और उससे जो हमें अनुभव मिला और दूसरे जो अनुभव है पहले से हैं, उनको एक साथ लाएंगे, एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद इसका रिकॉर्ड बनाएंगे और हमने क्या सीखा और हमें अपने आप को पहचानने के लिए उद्देश्य कैसे प्राप्त करना है, ये इसमें आएगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, कहाँ कमी है, कैसे करना है, क्यों करना है, पहले क्या किया था, जो कमी रह गई थी अब क्या किया है और आगे क्या करना है। ये आपको क्लियर हुआ? इवोल्यूशन करना है मतलब ऑल टोटल तरीके से। हाँ मैम ये एक बार वृत्तांत बता दीजिए फिर से। जो वृत्तांत है ये एक्सप्लेनेशन है, एक व्यक्ति और उसके द्वारा किया गया काम। एक व्यक्ति, अगर एक शिक्षक पढ़ा रहा है और वो बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है उसके बारे में लिखना। उसने आज व्याख्यान विधि पढ़ाई, सामुदायिक भागीदारी की, समुदाय को इन्वॉल्व किया, पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ाया, उसने खेल के मैदान में जाके पढ़ाया और उसने ऐसे ऐसे कनेक्ट करके पढ़ाया। अगर उसने मॉडल बनाया, एक ग्लोब बनाया, तो वो बोर्ड पर बनाया। इस चीज़ से रिलेटेड बताना, एक कनेक्शन कनेक्ट कर देना। अगर मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो उस सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना किसी और चीज़ के साथ। इट इज़ द व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन, वृत्तांत। क्लियर? विमर्शी चिंतन जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुख्य घटक हो गए उसके आपके, और आपके रिफ्लेक्शन, इन एक्शन, ऑन एक्शन, फोर एक्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। ये तीनों इसलिए शॉर्ट लॉन्ग में भी कर दिए जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ पहले कि यहाँ तक समझ आ गया? श्वेता आप क्या कर रहे हो बेटा? मैम सीटेट की प्रिपरेशन। सीटेट की? यस मैम। सीटेट आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो? यस मैम।
सीटेट तो बिल्कुल अलग रहेगा श्वेता, इसमें आपको 10 to 20% मिल सकता है क्योंकि अभी NIS मॉड्यूल चल रहा है। सीटेट का आपने सारे सब्जेक्ट्स का कैसे क्या करना है ये बताओ पहले मुझे। जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें पेडागोजी आएगी, मैथ्स की पेडागोजी है, इंग्लिश की पेडागोजी है, ये सब कैसे? मैम मुझे तो मैडम से पता चला था कि आपको इस वाले ग्रुप में ऐड करवा देंगी। हाँ करवा देंगे, तो मैंने मैम से बोला था कि मैम जिस वजह से मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वो तो वहाँ पे पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैडम का नंबर है मेरे पास और मैं आपको इस वाले ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगी। मैंने कहा ठीक है मैम, आज तो मेरी फर्स्ट क्लास। ठीक है, आपका एग्जाम जुलाई में है ना? यस मैम। ये जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं NIS मॉड्यूल चल रहा है, DSSB PRT के लिए चल रहा है। अभी मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन चलो मैं मैम से बात कर लूँगी, अलग क्लास करानी होगी क्योंकि आपका जुलाई में है। और आपको सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़नी है या सिर्फ CDP पढ़ना है? मैम सारे सब्जेक्ट की पढ़नी थी मुझे तो। चलो मैं इस बारे में मैम से बात कर लूँगी, ठीक है? अभी आप ये क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट शेयर करती हूँ, यूनिट 9 आ जाएगी आपके पास। श्वेता अभी करते हैं आपसे बात क्लास के एंड होने के बाद ना। यस, यहाँ पर बात आती है सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा। यहाँ पर हम अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा पढ़ेंगे, स्पेशल आवश्यक वाले बच्चों की भौगोलिक दृष्टि से, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। निशु मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम। मैं बोल रही थी श्वेता का CTET है। श्वेता का जो है वो इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ क्लासेस। मैम जो अपनी क्लासेस चल रही है उसको चलने दीजिएगा। हाँ। श्वेता से हम बात कर लेते क्लास के बाद में, कोई इशू नहीं है ना? हाँ ठीक है, मैं करती हूँ कंटिन्यू। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको 9th यूनिट शुरू करा रही हूँ, मुझे टाइम दो आप। यस, ये हमारी जो 9th यूनिट शुरू हो रही है, इसमें हम बात करेंगे जो भारत में विद्यालय आने वाले बच्चों की पारिवारिक या घरेलू पृष्ठभूमि है वो अलग अलग है, सब रीजंस के अलग अलग हैं। जहाँ एक ही कक्षा में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके घर पर इंटरनेट कनेक्शन है, तो दूसरी ओर ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके घर प्रतिदिन पढ़ने के लिए समाचार पत्र भी नहीं आता। जहाँ एक और ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके माता पिता सुशिक्षित हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई में सहायता करते हैं, तो दूसरी ओर उसी कक्षा में ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके माता पिता बिल्कुल निरक्षर हैं, जो विद्यालय शिक्षा के लाभों से अपरिचित है। कि बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, इस चीज़ों को वो जानते नहीं है। तो परंपरागत रूप से कुछ समुदाय ऐसे हैं जो शिक्षा को लाभ उठाते आए हैं, जबकि कुछ अन्य समुदाय शिक्षा से बिल्कुल दूर रहे। ऐसे विशाल अंतराल को पाटना, मतलब इन दोनों को इक्वल करना एक चुनौती है। इस यूनिट में हम यही क्लियर करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी के अध्येता विद्यालय शिक्षा का पूर्ण लाभ उठा सके। जो अब हमें